नमस्कार दोस्तों। अब मैं सेक्शन 42 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर जाऊं या 43 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर जाऊंगा, तो उससे पहले आप लोगों को कुछ वर्ड्स के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि ये वो सभी वर्ड्स हैं जो सेक्शन 42 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 43 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यूज होने वाले हैं। तो इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानना ज़रूरी है और केवल उन्हीं सेक्शन में यूज नहीं होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करेंगे वर्ड्स, क्योंकि सेक्शन 11 में भी यूज होते हैं, सेक्शन 26 में भी यूज होते हैं और कहीं न कहीं सेक्शन 55 भी इसको अफेक्ट करेगी। तो अगर आज आप इन सब के बारे में ये जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ जान लेंगे, तो आपका काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और कहीं न कहीं एग्ज़ाम में लिखने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास वर्ड्स होंगे, फैक्ट्स होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा एक वर्ड यूज होता है इंटरेस्ट, हित, कस्टम, रूढ़ि, यूसेजेस, प्रथा, टीनेट्स, सिद्धांत या फिर राइट्स, अधिकार। ये अलग-अलग वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इन सेक्शंस में। इनके मीनिंग अगर आपको पता नहीं होंगे तो दोस्तों दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं राइट्स का क्या मतलब है, अधिकार किसको कहा जाता है। तो इसको अपने ज्यूरिस्ट हुए जॉन सेल्डम, इन्होंने डिफाइन किया कि अधिकार क्या होता है। हालांकि देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट में अधिकार को या राइट को डिफाइन नहीं किया गया है। इवन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया, बट ये अपना जूरिस्प्रूडेंस में जॉन सेलमॉन्ट ने डिफाइन किया और कहा लीगली प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट इज कॉल्ड राइट। तीन वर्ड्स की हेल्प लेकर राइट को, अधिकार को इन्होंने डिफाइन कर दिया। तो तीन वर्ड्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो वो एक इंटरेस्ट है, एक हित है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था। एक हित होगा किसी व्यक्ति का, एक इंटरेस्ट होगा। उस इंटरेस्ट को क्या किया है कि लीगली उसको रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया है, विधि के द्वारा उसको स्वीकृत कर लिया गया है। विधि ने कहीं ना कहीं उसको स्वीकार कर लिया है उस इंटरेस्ट को, और फिर ऐसे स्वीकार किए गए हित को प्रोटेक्ट भी किया है, सुरक्षित भी किया है। तो तीन वर्ड्स, इंटरेस्ट और ऐसा इंटरेस्ट विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो आप वर्ड्स लिख सकते हैं, अ लीगली प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट इज कॉल्ड राइट। इसका यहां पे देखिए प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, क्रिएट करता है अगेन की इंटरेस्ट क्या होगा। राइट को डिफाइन करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ी इंटरेस्ट की। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब इंटरेस्ट किसको कहेंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट को डिफाइन करने के लिए मुझे कुछ सी एक और वर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो फिर क्वेश्चन आएगा कि उसको क्या कहेंगे। फाइनली जो लास्ट में वर्ड हम देखेंगे उसका डिक्शनरी मीनिंग देख लेंगे, फिर हम पीछे से लौटते हुए इंटरेस्ट पर आ जाएंगे और फिर राइट पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं हित, किसी ना तो कहते हैं ना भाई तुम्हारा क्या हित है इसमें, तुम इस काम को कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या फायदा होने वाला है, तुम्हें क्या लाभ है, तुम्हारा क्या है, तो वही हित है यहाँ पर। और उसकी डेफिनेशन है लीगली रिकॉग्नाइज्ड स्टेक। अब एक नया वर्ड ले लिया, लीगली तो है ही, विधि से स्वीकार किया है विधि ने। स्टेक, स्टेक मीन्स हिस्सा, इन समथिंग इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो एक कुछ भी, किसी में भी कोई हिस्सा किसी व्यक्ति का अगर लॉ ने रिकॉग्नाइज्ड कर लिया है तो उसको कहते हैं वो इंटरेस्ट होगा। एक एग्जांपल के थ्रू अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप इसको सीक्वेंस में समझना चाहें तो सबसे पहले एक स्टेक आएगा, फिर वो स्टेक इंटरेस्ट बनेगा और फिर वो इंटरेस्ट राइट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्टेक से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से राइट आपको समझ आ गया होगा। एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ए ओन्स लैंड एंड गिव्स इट टू बी ऑन लीज। ए ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसको लीज पर दे दिया बी को। अब यहां पर दो व्यक्ति इन्वॉल्व हो गए और एक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो गई। तो इस प्रॉपर्टी पर स्टेक इन समथिंग, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट जैसे जैसे ही रिकॉग्नाइज्ड होगा, प्रोटेक्टेड होगा, तो वो राइट बन जाएगा। तो सबसे पहले चेक करना है स्टेक। स्टेक का मतलब कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट, कुछ ना कुछ हिस्सा उस प्रॉपर्टी में।
कैसा हिस्सा, देखिए ए क्या है उस प्रॉपर्टी में, ए ओनर है, तो ए का स्टेक हुआ एज ए ओनर, इट मींस ए इज इंटरेस्टेड एज ए ओनर इन द प्रॉपर्टी। बट बी क्या है, बी ने तो प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, बट बी ने वो प्रॉपर्टी ए से लीज पर ली है, तो बी एक लीजी की तरह काम करेगा, लीजी की तरह स्टेक होगा उसका, तो बी का भी एक इंटरेस्ट हो गया इस प्रॉपर्टी में। क्यों इंटरेस्ट क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इस लीज के बदले ए को कुछ ये पेमेंट भी पे करेगा, और इस लीज में आते ही अब पोजेशन किसका हो गया इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ए का या बी का, अब पोजेशन बी का हो गया, इट मींस पोजेसरी राइट्स अब बी के पास आ गए। तो इस तरीके से स्टेक और इंटरेस्ट एंड देन राइट। और अब आप देखिए ओनर के जो राइट्स होंगे वो भी लॉ ने रिकॉग्नाइज्ड किए हुए हैं और वो भी प्रोटेक्टेड है, कि आपने जैसे ही इसको प्रॉपर्टी लीज कर दी तो अब आप इसके बदले रेंट ले सकते हैं इससे, और इसके बाद में जैसे ही ये लीज पे ली तो इस लीज पे लेने के बाद अब लीजी की राइट ये हो गए कि जितने दिन के लिए लीज पर ली है उससे पहले ओनर कह नहीं सकता इसको कि तुम पोजेशन छोड़ो मेरी प्रॉपर्टी का। तो कहीं ना कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो ये इंटरेस्ट की हुई डेफिनेशन। जब इंटरेस्ट के आप टाइप्स देखने की कोशिश करेंगे तो दो टाइप के इंटरेस्ट है, आपने खूब बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। नंबर एक वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब ऐसा इंटरेस्ट, ऐसा हित जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। जैसे कि इसी एग्जांपल में लें तो जैसे ही ए ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और बी को लीज पर दी, तो यहां पर ए के राइट्स, बी के राइट्स इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीज डीड एग्री होते ही एग्जिस्टेंस में आ गए। लेकिन एक दूसरा इंटरेस्ट होता है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट जब भी वर्ड आपको मिलेगा तो आप नोट कर लीजिए कि कोई पहले एक इवेंट होगी, देन फिर कोई राइट क्रिएट होगा। अब मान लो कि ए ने जो प्रॉपर्टी बी को दी, बी इसमें पोजेशन में था, बी इसको यूज कर रहा था, बट बी ने इस प्रॉपर्टी को यूज करते करते डैमेज कर दिया। अब एक नई इवेंट क्या हो गई, डैमेज कर दिया। अब जैसे ही डैमेज किया बी ने ए की प्रॉपर्टी में, तो अब बी का एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि बी से वो कंपनसेशन मांग सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बट ये इंटरेस्ट कब क्रिएट हुआ, जब डैमेज हुए। इट मींस कंटिंजेंट, दूसरा जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, इट्स डिपेंड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एक कोई इवेंट होगी तभी कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट होगा, अगर कोई इवेंट नहीं हुई तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरीके से फाइनली स्टेक से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से राइट। अब देखिए राइट के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें, क्योंकि राइट के टाइप्स होते हैं और कुछ टाइप्स यानी राइट्स के कुछ टाइप पर्टिकुलर वर्ड्स इन सेक्शंस में यूज होने वाले हैं, सेक्शन 42 एंड 43, और ऑलरेडी सेक्शन 11 एंड सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यूज हो चुके हैं। तो क्या क्या वर्ड्स यूज होने वाले हैं और उनके मीनिंग क्या होंगे, थोड़ा सा आप इसको जान लीजिए। देखिए टाइप्स क्या होते हैं राइट्स के, कॉर्पोरियल राइट, इनकॉर्पोरियल राइट्स। कॉर्पोरियल का मतलब होता है कि जो राइट्स ऐसे हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, इनकॉर्पोरियल मतलब जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको टेंजिबल, कॉर्पोरियल को टेंजिबल राइट कहते हैं, इनकॉर्पोरियल को इनटेंजिबल राइट कहते हैं। जैसे कि ऑनरशिप का जो राइट है वो कॉर्पोरियल राइट है, और ईजमेंट्री राइट है ये इनकॉर्पोरियल राइट है। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टीज और इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर जो राइट होंगे वो टेंजिबल और कॉर्पोरियल राइट होंगे, और जो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज हैं उन पर जो राइट होंगे वो राइट इनकॉर्पोरियल कहलाएंगे। जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन, ये सब इनकॉर्पोरियल राइट कहलाते हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते हैं। अब यहां जो यूज होने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्ड्स, वो यूज नहीं होंगे जो पीछे मैंने बताए थे, वर्ड यूज होंगे ये।
देखिए, जब राइट की बात आएगी तो राइट के मामले में 3 तरीके के राइट्स आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखने को मिलेंगे। एक होता है पब्लिक राइट और एक होता है जनरल राइट और तीसरा होता है प्राइवेट राइट। 3 तरीके के राइट आपको देखने को मिलेंगे। मैंने 3 कलर से सर्कल में डिनोट करने की कोशिश की है। ये जो सबसे बड़ा सर्कल है, ये पब्लिक राइट है। इसके अंदर येलो सर्कल है, ये जनरल राइट है। इसके अंदर सबसे छोटा सर्कल है व्हाइट कलर का, ये प्राइवेट राइट है। अर्थात कोई प्राइवेट राइट बाद में चल के जनरल राइट हो सकता है, जनरल राइट पब्लिक राइट हो सकता है, लेकिन हर पब्लिक राइट जनरल राइट नहीं होगा और हर जनरल राइट प्राइवेट राइट नहीं होगा। इसको इस तरीके से आप समझ लेना। देखिए, मैं इनकी सेक्शंस भी आपको टेबल बनाकर आगे दिखाऊंगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि वीडियो के पब्लिकेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर आप सब लोग वीडियोस देख सकते हैं। अगर 24 घंटे के पब्लिकेशन के बाद आप वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लोगो, चैनल का जो लोगो है उसके साथ में ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, आप वहां पर टच कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं कस्टम। कस्टम को हिंदी में बोलते हैं रूढ़ी, और रूढ़ी की जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस और यूसेज। बहुत लंबे समय से अगर कोई प्रैक्टिस चली आ रही है, कोई प्रथा चली आ रही है लंबे समय से, फ्रॉम इमेमोरियल टाइम, हमें नहीं पता कि वो कब से चली आ रही है, इट मीन्स एंशिएंट है, प्राचीन काल से चली आ रही है अगर कोई प्रथा, ऐसी प्रैक्टिस, तो उस लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस को या यूसेज को कहते हैं कस्टम। बट एक और कंडीशन है कि वो कहीं ना कहीं ऑब्लिगेटरी रूल क्रिएट कर देती है। इसका मतलब वो एक कानून बन जाता है, एक तरीके से एक नियम बन जाता है उसके लिए जो इस कस्टम को मानते हैं। कस्टम की दूसरी डेफिनेशन अगर आप देना चाहें तो कस्टम इज अनरिटन लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय यूसेज। यानी कुछ प्रथा है, उन प्रथा को फॉलो करते 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 एक वो प्रथा इतनी पुरानी हो गई, वो इस तरीके से एस्टेब्लिश हो गई है कि अब कानून की तरह काम करने लग गई। बट वो लिखा कहीं पर नहीं है, केवल सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने सुना अपने पिताजी से, मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से सुना, ऐसे ही सुनते आ रहे हैं, पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं, तो वो लॉ का काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि कस्टम इज अनरिटन लॉ। बट ये स्टेब्लिश कैसे हुआ है? यूसेजेस, प्रथाओं के द्वारा, प्रथाओं द्वारा स्थापित अलिखित विधि को रूढ़ी कहा जाता है, कस्टम कहा जाता है। कस्टम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं कि आपको जब एग्जाम में कहीं क्वेश्चन लिखना पड़े तो उसके एलिमेंट्स ये जरूर लिखना। पहली बात, ये एंशिएंट होना चाहिए, इतना पुराना होना चाहिए कि आपको पता ही ना हो कि ये कब से चालू हुआ। दूसरी बात, कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए, समान रूप से चला आ रहा हो और कंटिन्यूअसली चला आ रहा हो। ऐसा नहीं हो कि 100 साल के लिए बीच में गैप हो गया था। अगर एक बार लंबे समय के लिए गैप हो गया बीच में, तो फिर वो कस्टम कस्टम की एलिमेंट्स को पूरा नहीं करता है। दूसरा, रीजनेबल होना चाहिए, और रीजनेबल का मतलब है दोस्तों कि उसके लॉजिक्स होने चाहिए कुछ, कि किन के आधार पर इसको माना जा रहा है। वो आधार अभी और भी आगे आएंगे, बट रीजनेबल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, निश्चित। ऐसे नहीं कि तो वो आज ये हो रहा है, कल को कुछ ये है, परसों ये है, तरसों ये है। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदुओं की जब शादी होती है तो 7 फेरे लिए जाते हैं, ये एक कस्टम है। और इस कस्टम को बाद में हिंदू मैरिज एक्ट में लिख भी दिया। और ये प्रथा कब से चली आ रही है? अब पता नहीं कब से चली आ रही है, एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, कंटिन्यूअस चली आ रही है। एक इसी तरीके से चली आ रही है कि 7 ही फेरे लिए जाते हैं और रीजनेबल है। इसके पीछे के कारण है कि आग के अग्नि के चारों तरफ लिए जा रहे हैं, तो एक शपथ के रूप में ओथ ली जा रही है, और कि हम अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रण करते हैं कि दोनों एक साथ रहेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इनकी सलाह लेंगे, इनकी सलाह नहीं लेंगे इस काम में। इस तरीके से बहुत सारे एक दूसरे से वचन दिलाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रीजनेबल भी है, सर्टेन भी है। कंपल्सरी होना चाहिए। कंपल्सरी मतलब कि शादी करने के लिए हिंदुओं में 7 फेरे होने ही चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे कस्टम्स हैं। कंपलसरी का मतलब कहीं ना कहीं फोर्स उसमें होना चाहिए कि हाँ, ये करना ही पड़ेगा। पीसेबल होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वायलेंट नहीं होना चाहिए, इमेमोरियल नहीं, सॉरी, इमोरल नहीं होना चाहिए, मोरल होना चाहिए।
तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं कस्टम के, जब आप क्वेश्चन कहीं लिखेंगे तो इनको लिखकर आ सकते हैं। जिस तरीके से हमने पीछे राइट्स के टाइप देखे थे, उसी तरीके से कस्टम्स के भी टाइप यहाँ पर हैं, जैसे पब्लिक कस्टम, जनरल कस्टम, प्राइवेट कस्टम। लोक कस्टम और जनरल का मतलब सामान्य कस्टम, सामान्य रूढ़ी, और प्राइवेट का मतलब व्यक्तिगत रूढ़ी या फैमिली कस्टम्स भी होते हैं। अभी जब पब्लिक कस्टम की बात करेंगे तो ये कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ, जनरल कस्टम को डिफाइन किया सेक्शन 42 के एक्सप्लेनेशन, वो बात करेंगे उसके बारे में। और प्राइवेट कस्टम और ये जो फैमिली कस्टम्स हैं, ये भी कहीं डिफाइंड नहीं है। तो राइट, कस्टम्स, दो बात पूरी हो गई। अब बात करते हैं यूसेजेस, प्रथा क्या होती है। देखिए केस है, माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिफाइन किया, दलगिस वर्सेस बुजूफर 23 कलकत्ता 427, ये इसकी साइटेशन है। इस केस में माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये डिफाइन किया, यूसेज इज एज what the people are now or recently in habit of doing in a particular place, family or trade। उन्होंने कहा कि या तो अभी या रिसेंटली जो लोग हैं उनकी कुछ हैबिट है कि उसी हैबिट से एक पर्टिकुलर काम को पर्टिकुलर जगह में देखें, तो मतलब ये प्लेस के स्थान पर चेंज हो सकते हैं, स्थान चेंज होगा तो यूसेजेस चेंज हो सकते हैं, ट्रेड चेंज होगा तो यूसेजेस चेंज हो सकते हैं, फैमिली चेंज होगी तो यूसेजेस चेंज हो सकते हैं, प्रथाएं चेंज हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर फैमिली में, पर्टिकुलर ट्रेड में जो कुछ लोग, एक हैबिट होती है कि उसी तरीके से किसी काम को करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वो यूसेजेस हैं, वो प्रथा कहलाती है। ऐसा इस केस में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नाम आप नोट कर लीजिए। और इसमें ऐसा प्रथा को डिफाइन किया गया, हालांकि मुझे किसी बुक में इसकी डेफिनेशन अभी नहीं मिली है। तो लेकिन अभी आपने देखा इस डेफिनेशन को पढ़ते हुए उन्होंने बोला नाउ और रिसेंटली, लेकिन जब कस्टम को पढ़ा तो वहां पर था एंशिएंट होना चाहिए। इट मींस यूसेजेस नीड नॉट टू बी एंशिएंट, ये बहुत पुराने होना जरूरी नहीं है। यानी ये जरूरी नहीं है कि आप एविडेंस लेकर आइए कि जी ये तो एंशिएंट है। यूसेजेस के लिए, कस्टम के लिए आपको एविडेंस लानी पड़ेगी कि ये एंशिएंट से है, कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हुआ है, पीसफुल है, सर्टेन है, रीजनेबल है, इमोरल नहीं है। लेकिन यूसेजेस के लिए आपको एंशिएंट होना ये जरूरी नहीं है। अब ये बात किस में डिसाइड हुई? ये केस है श्रीदुल्लाह सरकार वर्सेस प्रेमनाथ नंदी 36 कलकत्ता 184, ये इसका साइटेशन। अब बात करते हैं, एक वर्ड यूज होता है टीनेट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। कौन से प्रिंसिपल्स? वो प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत जिनके थ्रू यूसेजेस पैदा हुए, जिनके आधार पर प्रथाएं पैदा हुई, वो प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत कहलाते हैं टीनेट्स। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि पहले टीनेट्स आए, सिद्धांत आए, या पहले प्रथाएं आई? देखिए प्रथा किस पर बेस्ड है? कोई एक प्रिंसिपल होना चाहिए। इसीलिए कहा गया था कि वो जो कस्टम में एक एलिमेंट था, रीजनेबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, प्रिंसिपल हो कोई ना कोई उसके पीछे। देखिए क्यों, अब ये टीनेट्स उस कस्टम से कैसे कनेक्ट हुआ कि पहले एक टीनेट्स हुआ, सिद्धांत आया, उसके आधार पर एक प्रथा क्रिएट हुई, यूसेजेस बने। वो यूसेजेस जब प्रैक्टिस करते 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 बहुत लंबे समय से यूज करते चले आ रहे हैं, तो अब वो कस्टम बन गया। अर्थात कस्टम कहीं ना कहीं टीनेट से ही निकल कर आता है। और टीनेट्स क्या है? वो प्रिंसिपल है जिसके आधार पर यूसेजेस क्रिएट हुए, उन पर बेस्ड हैं। अर्थात कस्टम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होने चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि वो रीजनेबल होने चाहिए। इसको देखने से लग रहा है कि भैया पहले टीनेट्स आते हैं, देन यूसेजेस बने होंगे। अब थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कस्टम में एंड यूसेजेस में, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भाई कितना पुराना यूसेजेस कहलाएंगे और कितने पुराने कस्टम कहलाएंगे। तो वो तो क्लियर है कि भाई कस्टम तो इमेमोरियल होना चाहिए, इसमें ये उतना पुराना आवश्यक नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ। यूसेज इज अ फैक्ट एंड कस्टम इज लॉ।
व्हार्टन लॉ लेक्सिकन ने ऐसा अपनी बुक में लिखा कि यूसेजेस एक तथ्य है जबकि कस्टम एक विधि है, कानून है। लेकिन इसका कुछ उल्टा लिखा गया है, बल्कि वो हो सकता है कि लिखने का तरीका अलग है, तो कुछ और कहना चाह रहे होंगे। ये केस है भगवत शर्मा वर्सेस बैजनाथ शर्मा, पटना हाई कोर्ट का है, 5 जजेस की बेंच का है, और उन्होंने कहा है कस्टम इज ए मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ है। दूसरी बात कि एक यूजेस जो है वो कस्टम जरूरी नहीं है कि वो हो, बट हर कस्टम एक यूसेज होना चाहिए। तो इसी के लिए कोटेशन दी जाती है, देयर कैन बी यूसेज विदाउट कस्टम बट नॉट वाइस वर्सा। बिना कस्टम के यूसेजेस हो सकते हैं, बट कस्टम बिना यूसेजेस के नहीं हो सकता। ये हमने पीछे अभी बड़े अच्छे से देख लिया। क्लियर प्रूफ ऑफ कस्टम विल आउटवे द रिटन टेक्स्ट ऑफ लॉ। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि अगर कोई कस्टम है, देखिए कस्टम की कितनी वैल्यू है, ये हमको यहां से समझ आएगा कि उन्होंने कहा कि अगर प्रूफ एक बार ये दे दिया गया है कि कस्टम क्लियर है, उसके एविडेंस से बिल्कुल कोई डाउट नहीं रह जाता कि हाँ ऐसा कस्टम होगा या नहीं होगा। कस्टम के सारे एलिमेंट्स पूरे करते हुए क्लियर प्रूफ ऑफ कस्टम अगर दे दिया है, तो वो रिटन जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉ का, उसके ऊपर चला जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखें तो हमारा जब नया लॉ बनता है तो कस्टम्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी नहीं हो सकती है। बुआ की लड़की से, मौसी की लड़की से, मौसी के लड़के से आपस में शादियां नहीं हो सकती। लेकिन वहीं साउथ इंडिया के लिए उसमें एक्सेप्शन दिया गया है, क्योंकि कस्टम है, बहुत पुराना कस्टम है, लॉ नया है, तो पुराने कस्टम को रिकॉग्नाइज करते हुए नए लॉ में उसको एक्सेप्शन के रूप में दे दिया गया है। ऐसा डिसाइड हुआ था कलेक्टर ऑफ मुद्रा वर्सेस मुथुरामलिंगम 1 BLR 12, ये इसकी साइटेशन है। अब मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये अगली वीडियो में आपको काम आने वाली बातें हैं। कितने वर्ड्स मैंने यहां पर यूज किए, सबका मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यूज भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहां कहां पर हुआ है। राइट, कस्टम, यूसेजेस, टीनेट्स एंड इंटरेस्ट। तो देखिए अगर मैं राइट की बात करूं तो आपको एक वर्ड यूज मिलेगा, एनी राइट। देखिए एनी राइट से आप लीगल फील्ड के लोग हैं तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि एनी वर्ड लगाया है तो हर तरीके का राइट। और कितने तरीके के राइट्स मैंने पीछे बताए थे आपको, जनरल राइट, पब्लिक राइट एंड इंडिविजुअल राइट, प्राइवेट राइट। अर्थात सेक्शन 11 BSA में ये एनी राइट वर्ड यूज हुआ है। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको हेल्प करने वाला है। अभी आगे और, हाँ वो लगभग लगभग पूरा है, मैं बाद में और थोड़ा सा स्लाइड आगे करूंगा तो दोबारा ले लेना। तो देखिए यहाँ एनी राइट में, यहाँ सेक्शन 11 BSA में तीनों टाइप के राइट आपको पढ़ने हैं। अब इस राइट को मैंने दो पार्ट में फिर बांट दिया, पब्लिक राइट एंड जनरल राइट। देखिए जब सेक्शन 26 पढ़ेंगे आप और उसकी क्लॉज डी पढ़ेंगे, तो वहां पर यूज हुआ है कि एक ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसमें ओपिनियन लिखी गई है। लेकिन ओपिनियन रिगार्डिंग व्हाट? ओपिनियन लिखी गई किसी राइट के बारे में या किसी कस्टम के बारे में। तो वहां पर कौन से कस्टम की बात होती है? पब्लिक कस्टम की बात होती है, सॉरी पब्लिक राइट की बात होती है और पब्लिक कस्टम की बात होती है। वहां पर जनरल राइट और जनरल कस्टम की बात नहीं होती सेक्शन 26 क्लॉज डी पे। लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि सेक्शन 26 है तो ये व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, या तो मर गया है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है, मिल नहीं रहा है, या बहुत दूर बैठा है, कोर्ट में लाने में दिक्कत आएगी। अब वहीं पर सेक्शन 42 जब हम पढ़ेंगे कल को नई वीडियो में, तो वहां पर कैसे राइट की बात हुई है? जनरल राइट की बात हुई है, वहां पर पब्लिक राइट की बात नहीं हुई है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है, क्योंकि वर्ड ये छोटे छोटे वर्ड हैं, ये आपके आंसर को ठीक या गलत कराएंगे। तो आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर ये नोट करिए। इसी तरीके से सेक्शन 42 में जनरल कस्टम की बात हुई है, वहां पर पब्लिक कस्टम की बात नहीं।
इसी तरीके से सेक्शन 36 अगर आप देखेंगे, 36 बीएसए में यहाँ पर एक जजमेंट के बारे में बात करते हैं कि वो रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। तो वहां पर बताया कि अगर उस जजमेंट ने कुछ पब्लिक नेचर की मैटर को डिसाइड किया है तो वो जजमेंट रेलेवेंट हो जाएगा सब्सीक्वेंट सूट या प्रोसीडिंग्स में। तो लेकिन यहां पर वर्ड क्या यूज हुआ है? पब्लिक। यहां पर जर्नल नहीं है। पब्लिक नेचर का मतलब पब्लिक राइट हो सकता है, पब्लिक कस्टम हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है, पब्लिक नेचर का होना चाहिए और मैटर होना चाहिए। वहां एग्जैक्ट कोई राइट, कस्टम, इंटरेस्ट और यूसेजेस और टेनेंट ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं किया है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जब जब पब्लिक से डील करेंगे आप तो 26 और उसमें 10 प्लस कर दिए 36 बीएसए। जब जब आप पब्लिक से डील करेंगे तो अगेन कस्टम में भी बात करेंगे तो 26। जब जनरल से बात करेंगे तो केवल एक सेक्शन है 42 और वो जनरल कस्टम की भी बात करती है, जनरल राइट की भी बात करती है। बट यहां पे क्या है, देखिए सेक्शन 26 में था स्टेटमेंट और उसमें उस स्टेटमेंट के अंदर ओपिनियन लिखी हुई थी और व्यक्ति अवेलेबल नहीं था। लेकिन 42 में देखिए व्यक्ति अवेलेबल है और केवल सीधे सीधे ओपिनियन दे रहा है अपनी, किसके बारे में? जनरल राइट एंड जनरल कस्टम के बारे में। तो वो यहां पर रेलेवेंट होगा। यूसेजेस के बारे में देख लीजिए, उसके बारे में लॉ में क्या लिखा गया। इसके लिए सेक्शन यूज होती है 43, 42 से नेक्स्ट सेक्शन 43 और उसकी भी क्लॉज 1 और वहीं पर टीनेट्स हैं सेक्शन 43 और क्लॉज 1 बीएसए। यूसेजेस की डेफिनेशन आपने देख ली, प्रथाएं और टीनेट्स की भी देख ली। तो ये सेक्शन यहां पर रेलेवेंट बताए कि जब ये यूसेजेस होंगे किसी भी बॉडी ऑफ मैन के या किसी फैमिली के तो उनके बारे में जब ओपिनियन दी जाएगी, ध्यान देना यहां पर भी ओपिनियन है सेक्शन 42 और 43 में, दोनों में ओपिनियन की बात होती है। ओपिनियन तो सेक्शन 26 में भी है बट वहां पर एक स्टेटमेंट है साथ में, उस स्टेटमेंट में ओपिनियन है, यहां पर सीधे सीधे ओपिनियन है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि जब जब यूसेज, टीनेट्स या फिर कस्टम इनके बारे में ओपिनियन की बात आएगी तो देखिए ये ओपिनियन कस्टम के बारे में, यूजेस के बारे में तो बहुत पुरानी चली आ रही है, उसके बारे में ओपिनियन है। कितने पुराना हो सकता है व्यक्ति? 100 साल पुराना हो सकता है। क्या 100 साल पुराने व्यक्ति को आप कोर्ट में ला सकते हो सकता है नहीं आ पाएगा, हो सकता है अवेलेबल ही ना हो। और ये तो बहुत पुराने का मतलब पता नहीं 700 साल, 1000 साल, 2000, 3, 4, 4000, 5000 साल पुरानी प्रथा है। अब उस समय के व्यक्ति को कहां लाओगे कोर्ट में? क्योंकि सेक्शन 55 क्या कहती है कि जो व्यक्ति अपनी ओपिनियन बना रहा है वो व्यक्ति स्वयं कोर्ट में आना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, डायरेक्ट एविडेंस होनी चाहिए, ओपिनियन की डायरेक्ट एविडेंस होनी चाहिए। बट यहां पर देखिए ये ओपिनियन क्या है, ये सुनी हुई बातों के आधार पर ओपिनियन बनाई जा रही है। तो ये ओपिनियन कहीं ना कहीं हियरसे के बेस्ड होगी, कस्टम, यूसेज एंड टीनेट्स। बट सेक्शन 55 इसको कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट करेगी, बट कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कस्टम बहुत पुराना होना चाहिए तो इट मींस बहुत पुराना विटनेस नहीं आ सकता, विटनेस तो नया आएगा। बट अपने जो बुजुर्ग लोग थे उनसे सुनी हुई बातों के आधार पर वो कोर्ट में आकर गवाही दे सकता है। तो सेक्शन 55 के साथ में हम इसको कंट्राडिक्टरी नहीं मानेंगे। तो एक सेक्शन है 95 जहां पर ओरल एविडेंस को एक्सक्लूजन बताया गया कि उसको मना किया गया कि आप ओरल एविडेंस मत देना अगर कुछ बातें डॉक्यूमेंट में लिख दी गई हैं। तो वहां पर प्रोवाइजो नंबर 5 है जो आपको यूसेजेस से डील कराएगा। पढ़ेंगे इसको ही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। एनी मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट, आपको ये वर्ड लिखे मिलेंगे, एनी मैटर, ओपिनियन रिगार्डिंग एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। ये कहां मिलेंगे? ये देखिए सेक्शन 26 क्लॉज डी में ही ये दो वर्ड्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जहां पर पब्लिक और यही पब्लिक और जनरल राइट भी लिखे हुए थे वहीं पर और वहीं पर कस्टम भी लिखे हुए थे।
तो अर्थात जब आप पढ़ते हैं सेक्शन 26 क्लॉज डी, तो वहां पर इंटरेस्ट भी है, राइट भी है और कस्टम। तो जब जब राइट, कस्टम और इंटरेस्ट की बात आएगी तो दोनों हो सकते हैं, वो जनरल और पब्लिक। तो ये थोड़ा कंपैरिजन मैंने आपको इसलिए बताया है दोस्तों, कि जब आप ये सेक्शन पढ़ेंगे अभी हम 42 एंड 43, तो इनके साथ आपको कंफ्यूज ना कर दें पिछली सेक्शन जो हमने पढ़ी हुई है। इसलिए ये वीडियो बनाकर मैंने आपको कोशिश की है समझाने की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो से जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए दोस्तों। फिर कल मिलते हैं सेक्शन 42 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय